वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव त्रिपाठी। फिर से हम आए हैं लेकर के सीटेट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश उसको सॉल्व करेंगे। केवल हम इंग्लिश को ही यहाँ पे ले रहे हैं अभी, और इंग्लिश में भी वो जो 15 क्वेश्चंस आते हैं जो पेडागॉजी पे बेस्ड होते हैं, अभी हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। जब ये पेडागॉजी से रिलेटेड पार्ट्स जब ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे कंप्रिहेंशन पैसेज पे। कंप्रिहेंशन पैसेज को भी हम सॉल्व करेंगे, उनको भी कैसे पढ़ के सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं यहाँ पे पेडागॉजी, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। आप इसके लिए मेरा पहला वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि कैसे हमें करना है पेपर को, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं सीटेट को, स्पेशली इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं गौरव त्रिपाठी, और मैंने जो है एक ही बार सीटेट दिया था 2018 में, जिसमें मैंने केवल इन पेपर को सॉल्व करके ही 115 मार्क्स स्कोर किया था उस एग्ज़ाम में। इवन मैंने यूपी टेट दिया, जिसमें 128 मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं, और कई सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं उसी यही 2 इयर्स में, 2018 से लेकर 2019 तक सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। और मैं करंट में केवीएस में एज ए टीजीटी वर्क कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टेट के भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स अपने स्टेट के निकाले, एलटी ग्रेड। और जो अपने यहाँ सबसे पॉपुलर जो भर्ती चल रही है, जो कि अब कोर्ट में है, 69,000, उसमें भी मैंने 119 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने DSSB भी क्वालिफ़ाई किया है, यूपी पीजीटी भी क्वालिफ़ाई किया है। तो मैं समझता हूँ कि हालांकि यूट्यूब के कई सारे चैनल्स हैं, लोग बनाते रहते हैं रिलेटेड टू मीन्स इन्हीं टॉपिक पे, बट थोड़ा हमारा तरीका अलग है। हम डिटेल में आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे कि क्या होता है कि नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज तो बहुत होता है। नॉलेज तो आपके पास कई सारी बुक्स हैं, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। हम लोगों का मेन फोकस क्या है कि हम सीटेट को क्वालिफाई करें, उसमें हम जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको समझ सकें। तो फिर उसके बाद हम जो मेन पर्पज़ हमारा है क्वालिफाई करने के बाद, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और जॉब को सिक्योर करने में या उसको अचीव करने के लिए या उसमें सिलेक्शन लेने के लिए हमको किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज़ें कम समय में करनी है, ये ज़रूरी है। मतलब स्मार्ट स्टडी करनी है, ज़्यादा हमें बुक्स मोटी मोटी नहीं पढ़नी है। अगर आप बुक्स पढ़ोगे पेडागॉजी पे, कई सारी बुक्स आपको मिलेंगी और उन बुक्स में बहुत कुछ दिया रहता है, लेकिन उसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवल जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप समझते चलिए। बड़ा ही आसान लगेगा जब आप मेरे 5 से 6 वीडियो देख लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सीटेट का पेपर अटेम्प्ट करने में। भले ही मैं अभी ये आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि इंग्लिश पेडागॉजी है, बाद में हम आपको साइकोलॉजी, हिंदी पेडागॉजी, ईवीएस, एसएसटी जो भी है सारा कुछ कवर करूँगा धीरे धीरे। बस मेरे साथ बने रहिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, आप उसमें देखिएगा क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। स्ट्रेटजी बड़ी ही सिंपल है। इसमें सिर्फ इतना मैं बताना चाहूँगा कि हम क्या है, टीचर हैं, और टीचर का रोल अब क्या हो गया है, एक सेकेंडरी रोल है। मीन्स रोल तो इम्पॉर्टेंट है, बट हमारे लिए हमारा जो स्टूडेंट है वो मेन रोल रखता है। क्योंकि अब हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को क्या है, स्टूडेंट को सिखाना है। अब स्टूडेंट कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे किस तरीके से वो सीखेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस उसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए उसकी सूटेबिलिटी के लिए चीज़ों को करना होता है। अब यहाँ पे जो एनसीएफ है, या जो नई टीचिंग जो भी एनसीटी ने गाइडलाइन बनाई है या एनसीईआरटी ने, तो उनका सीधा सीधा कहना है कि टीचर अब केवल फैसिलिटेटर है। जो कि फैसिलिटेटर का हिंदी में मीनिंग होता है सुविधा देना, जो बच्चे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अब इस अपॉर्चुनिटी वर्ड का सीटेट में बहुत ज़्यादा ही महत्व है। वो इसलिए है
this word plays important role. Why? Because all the activity of the children, we have to provide that type of opportunity environment so that he can perform in a better way. So you just keep this in your mind, that opportunity only now we are facilitator, and we must provide the opportunity and create the environment that is suitable. Student will learn with their innate abilities. Actually, you all have known, I think, very good definition of Vivekanand. Vivekanand says education is the manifestation of perfection that already exists in the man. मीन्स इसका सीधा सीधा मतलब है, वो कहते हैं कि जो कैपेबिलिटी होती है, जो एजुकेशन होती है, वो मनुष्य में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी है वो, लेकिन ज़रूरत क्या होती है उसको बाहर निकालने की, उस पोटेंशियल को बाहर निकालना। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि परफेक्ट होता है मनुष्य, लेकिन ज़रूरत क्या है उनको पहचानने की, उनको बाहर निकालने की। तो टीचर अब क्या करता है, वो सिर्फ बच्चे की मदद करता है, बच्चे को इस पोटेंशियल को, इस एबिलिटी को बाहर निकालना, कैसे बाहर निकालना, उसको सिर्फ हेल्प करता है। मीन्स उस तरीके का माहौल देता है। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो बड़ा ही आसान है सीटेट का पेपर अटेम्प्ट करना। अब हम देख, इसमें क्या होता है, सीटेट के पेपर में सबसे ज़रूरी ये भी होता है, हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है, और जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें वर्ड्स का बहुत ज़्यादा खेल ये लोग करते हैं। क्या वर्ड्स कहीं पे ओनली यूज़ कर देंगे, कहीं पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज कर देंगे, मोर यूज कर देंगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ऑप्शन, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें 4 ऑप्शन है, वो हैं, उस जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो उसके पार्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने अगर ओनली वर्ड यूज़ कर दिया या उन्होंने मोर वर्ड यूज़ कर दिया तो वहाँ पे फिर हमें वो भले ही सिमिलर हों, लेकिन पहचानना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्राइमरी का पेपर है, मीन्स 1st to 5th, जो कि इससे पहले मैंने सॉल्व किया था। एक्चुअली होता क्या है कि सीटेट के पेपर में 2 मीन्स हिंदी भी 2 बार आती है, इंग्लिश भी 2 बार आती है। तो पहले जो मैंने सॉल्व किया था वो लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश थी, ये लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। एक्चुअली क्या होता है कि वो डिपेंड करता है हम क्या सिलेक्ट करते हैं। जब फॉर्म भरा जाता है तो उस टाइम पे हमसे मांगा जाता है कि आप लैंग्वेज फ़र्स्ट में क्या करना चाहते हैं। अगर लैंग्वेज फ़र्स्ट हमने हिंदी करी है तो लैंग्वेज सेकंड में हमें इंग्लिश करनी होती है। लेकिन हम मान लो जो पहला हमने सॉल्व किया उसमें हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, तो उसमें जिसने अगर हिंदी सिलेक्ट करी होगी तो जो हमने पहले पेपर सॉल्व कराया है पहले के वीडियो में, वो उसको इंग्लिश नहीं करनी है। अब ये जो इंग्लिश ये सेकेंड लैंग्वेज है, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज में, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पहली लैंग्वेज हिंदी कर रखी है तो इसमें ऑब्वियसली आपको इंग्लिश करनी होगी। ये रूल होता है, ये हमसे पहले ही मांगा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चन है वो ये क्या कहते हैं कि अ टीचर वांट्स टू क्रिएट a language rich environment in her class she should। मीन्स एक टीचर है जो अपने क्लास में क्या करना चाहती है, एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती, ऐसा वातावरण जो लैंग्वेज से भरा हो, जिसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ हो, तो उसको क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें हम पढ़ते हैं, इस्टेब्लिश ए लैंग्वेज लैब इन हर क्लास। देखो ये तो होता है, अगर आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज लैब हर स्कूल में मोस्टली होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब हमें 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसमें जो सूटेबल होगा उसको करना है। मैंने पहले ही बताया, हो सकता है कि 4 में चारों ही सही हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है वो हमें सेलेक्ट करना होता है सीटेट में, सिर्फ ये चीज़ याद रखना। सेकेंड है मोटिवेट पेरेंट्स टू बाई लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटी। ये तो नहीं है, क्योंकि अगर हम स्कूल मोटिवेट पेरेंट्स को करने लगेगा, पेरेंट्स ये करें तो फिर ज़रूरत क्या हुई स्कूल आने की। यहाँ पे बात स्कूल की हो रही है। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाई लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज़। फिर तीसरा है प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। अब यही हो गया, मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी
लैंग्वेज की बात हो रही है या किसी भी चीज़ की बात हो रही तो हम क्या है, अवसर देते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। अगर बच्चे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लैंग्वेज को वो सीन कर सकता है, लैंग्वेज को वो नोटिस कर सकता है, फिर उसको वो यूज भी कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन यही सही है, थर्ड मीन्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। इसमें सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी वर्ड आ गया, बस ख़त्म, यहीं पे हमको इसी को टिक करना है। फिर आस्क स्टूडेंट टू यूज़ ओनली इंग्लिश विच कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विद पीयर्स। ये भी होता है, अगर बच्चा मान लो इंग्लिश यूज कर रहा है क्लास में तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन अपॉर्चुनिटी की बात होती है। अपॉर्चुनिटी इसको अगर दी जाएगी तो वो अच्छे तरीके से सीखेगा, दैट इज़। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज A/N एंड देन फिल इन द ब्लैंक रीडिंग। मीन्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लिटरेचर है बच्चों के लिए वो किस रूप में देखा जाता है। ये दिस इज़ फर्स्ट ऑप्शन एडिशनल बर्डन है। तो कोई भी चीज़ हो तो बर्डन तो उसको हम नहीं ले सकते, सीटेट में बर्डन तो होता ही नहीं है, बर्डन नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स ऑफ, फिर तीसरा है हाइंड्रेंस मटीरियल ऑफ। हाइंड्रेंस भी हो जाता है ऐसी चीज़ जो बाधा पहुंचाती है। जैसे अगर हम कुछ कर रहे हैं और कोई चीज़ हमारे सीखने में बाधा पहुंचा रही है तो वो हाइंड्रेंस मटीरियल हो जाता है। इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ, तो इसमें अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन तो होना नहीं है, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, इनको तो पढ़ के ही समझ। अब बचे हमारे दूसरा और चौथा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिटरेचर है वो हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए वो ऑथेंटिक सोर्स होता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया, ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। क्योंकि लिटरेचर में क्या होता है, स्टोरीज़ होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, तो उनमें जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, वो ऐसे ही नहीं होती कुछ भी किसी ने लिख दिया, वो अप्रूव्ड भी होती हैं चीज़ें। क्योंकि अगर कोई बुक पब्लिश होगी तो वो अप्रूव होती है, उसका अप्रूवल भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 138, 138 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है, वर्ड जो है नॉट मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्म जो होता है बच्चों के लिए लिटरेचर का, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए जो हम लिटरेचर का पोर्शन रखते हैं, तो कौन सा इनमें से नहीं है। अगर हम बात करें पिक्चर बुक्स तो पिक्चर बुक्स तो है खैर। फिर थीसरस ये क्या है, इसको भी हम देखते हैं। मिथ्स एंड लीजेंड भी, मिथ्स एंड लीजेंड्स क्या होती है, मिथोलॉजिकल स्टोरीज। लीजेंड्स भी सम स्टोरी दैट इज रिलेटेड टू पास्ट, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ लीजेंड, तो ये भी लीजेंड ही एक गाथा होती है। फिर उसके बाद टेल्स ऑफ हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री, तो ये भी होता है, स्टोरीज़ भी होती, हीरोज़ की स्टोरीज़ होती हैं, क्योंकि ये बच्चे को इनकरेज करती हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं कैसे हीरो जो होते हैं वो कितना करेजियस होते हैं, कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती। अब ये थीसरस क्या है, थीसरस जो है ये जो है डिक्शनरी होती है एक। थीसरस ये एक डिक्शनरी होती है जिसमें मोस्टली ये वैसे तो सिनोनिम के लिए यूज करी जाती है। जब हम कोई स्टोरी या नॉवेल पढ़ते हैं तो हम उसमें कोई वर्ड फंस गया उसका सिनोनिम देखते हैं, एंटोनिम देखते हैं, तो उसको थीसरस बोलते हैं। अब ये चूँकि कक्षा 5 का पेपर है तो 5th तक बच्चों को डिक्शनरी कंसल्ट करने के लिए नहीं बोला जाता है लिटरेचर, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्म नहीं है। कौन सा फॉर्म नहीं है इसका, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, दैट इज थीसरस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, दैट इज थीसरस। बच्चों के लिए नहीं है ये, जब हम ग्रोन अप होते हैं तब इससे कंसल्ट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इन्होंने यूज किया है नॉट करेक्ट। मीन्स एक प्रिंट रिच इन्वायरमेंट अगर क्लास का तैयार करना है
तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट को जो है नहीं डिनोट करता है, जो कि करेक्ट नहीं है? तो हम पढ़ते हैं। पहला है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज, इट्स। तो ये तो खैर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीन्स कॉन्टेक्स्ट क्या, बच्चों का सिलेबस क्या है, उसके बेस में किस क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो हमारे क्लास में हम उसी तरीके की चीज़ें हम प्रिंट करते हैं या दीवार पे लगाते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन या उनकी बुक्स में रहता है। तो सच एज पिक्चर्स, पिक्चर्स भी होती हैं, राइम्स भी होती हैं, स्टोरीज़ भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, तो ये तो सही है। तो ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट में आता है। दूसरा है, वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक बार जो मटेरियल वॉल पे पेस्ट कर दिया जाए उसको फिर होल सेशन उसको रिमूव ना किया जाए। चलो फिर और तीसरा पढ़ते हैं। पिक्चर्स, पोस्टर्स गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सन्स एंड हैपनिंग्स। तो ये भी सही है। पिक्चर्स, पोस्टर्स ये जो चीज़ें होती हैं बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं, जो बच्चे क्या करें, उनके बारे में उन पर्सन्स जो हैं, जो उसमें थिंग्स दी हैं या जो उसमें हैपनिंग्स है, स्टोरीज़ दी, उनको डिस्कस कर सकें, उनको अवसर प्रदान करना। तो ये भी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है। चौथा है, इनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम्स, पोस्टर्स, स्टोरीज, इट्स एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास। ये भी है क्योंकि ये बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी की बात कर रहा हो, जहाँ पर भी क्रिएटिविटी की बात हो तो वो तो ऑप्शन होना ही है। तो अब इसमें इन्होंने नॉट यूज कर दिया, तो जो नॉट की अब बात करें तो वंस वाला, ये इसमें वंस वर्ड इन्होंने यूज कर दिया, तो यहीं से काम खराब हो गया। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वंस ओनली और ये जहाँ पर भी आए तो वो हमेशा निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं और सीटेड इसको नहीं मानता है। कह रहे हैं कि वंस द मटेरियल इज पेस्ट, एक बार मटेरियल को दीवार पे आप पेस्ट कर दो फिर इसको होल सेशन मत हटाओ। ऐसा क्यों? मतलब अगर एक ही चीज़ बच्चा बार बार देखेगा तो उसके समझ में आएगा, मतलब वही एक चीज़ वो देख रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हम इसको नहीं कहेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, सॉरी 140। 140 देखो, क्वेश्चन है, अ टीचर गिव्स ए टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5th स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। मीन्स एक टीचर है जो अपने बच्चे को, कक्षा 5 का क्लास 5th का एक स्टूडेंट है, उसको एक क्या कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स। मीन्स वो क्लास 5th के स्टूडेंट्स को एक डायलॉग कंप्लीशन का एक टास्क देता है। मीन्स डायलॉग लिखे हैं और कहता है इसको कंप्लीट करिए आप। द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। तो ये जो टास्क वो दे रहा है इसका लैंग्वेज लर्निंग में क्या रोल है? अब इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। तो ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले कि टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिर दूसरा ऑप्शन है द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स, फिर तीसरा ऑप्शन है टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग ए स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फार्मूलेइक एक्सप्रेशंस। चौथा हम पढ़ते हैं टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर्स। अब इसमें तो ओनली आ गया तो ये तो होना नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है छोटी क्लास में। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर अगर पढ़ाएगा तो वो सेंटेंसेस पढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे पहचानना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि टीचर का रोल क्या होता है, सिर्फ फैसिलिटी प्रदान करना। वर्ड आ गया इसमें फैसिलिटेट। ओके, ये वर्ड जो फैसिलिटेट आ गया यही कहता है कि यही ऑप्शन सही है। मीन्स हमें क्या है इसमें, पढ़िए फिर से, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फार्मूलेइक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस भी यहाँ पे मीन्स उसी तौर तरीके से उसको पढ़ने को डायलॉग बोले जा रहे हैं। तो ये क्या, उस बच्चे को एक कन्वर्सेशन करने की एक फैसिलिटी प्रदान करी जा रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है टीचर के द्वारा।
तो बस जहाँ पर फैसिलिटी हमें बच्चे को देनी है बस वही हमारा ऑप्शन सही है। इसको मैं कई बार बता चुका, इस चीज़ को याद रखना। फिर उसके बाद यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीनिंग मीन्स ब्रिंगिंग मीन्स रियलिया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियलिया दे आर आस्किंग मीन्स, एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ रियलिया इन लैंग्वेज क्लास। जब लैंग्वेज क्लास में आप रियलिया को ले जाते हो तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना रियलिया होता क्या है। मैं बता रहा हूँ रियलिया क्या है। रियलिया वो चीज़ें होती जो हमारी रियल लाइफ से या रिलेटेड होती हैं, या ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, जो रियल होते हैं। जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसा कि हमने कल जब बताया था उसमें पहले वीडियो में कि एक होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमें डायरेक्टली बच्चे को उसी की सेकेंड लैंग्वेज जो होती है उसमें पढ़ाना होता है। मीन्स उसमें हम मदर टंग नहीं यूज़ करते। इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा। अगर कोई चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है तो उसमें हमें रियल ऑब्जेक्ट को दिखाना होता है। तो ये क्या है, तो इसको रियलिया को रियल ऑब्जेक्ट या रियल मटेरियल जो भी हम यूज करते हैं तो ये एक टीचिंग एड के रूप में यूज किया जाता है। तो अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन पहला है रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, तो ये तो होगा नहीं। रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, यही हो जाएगा इसमें। रियल ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल हम पहले बता चुके जो रियल होते हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं वही रियलिया होते हैं। तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन हो गया जो रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। फिर तीसरा क्या है, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर्स, तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं 142 पे। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और ऊपर भी जब कल हमने वीडियो बनाया था उसमें भी आया था मल्टीलिंगुअल। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट, और कल हमने बताया भी था उस वीडियो में, जब बनाया था वीडियो उसमें मैंने ये बताया था कि जब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो होती है उसको हमेशा एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए और लिया जाता है, और क्वेश्चन भी यही कहता है। वही चीज़ आ गई, जो भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं जब हम कई पेपर करेंगे देख लेना उसमें सारे ऑप्शंस और सारे क्वेश्चंस रिलेट करके यही रिपीट होंगे। आपको लगने लगेगा अरे इसमें तो ये, तुरंत आप देखोगे क्वेश्चन पहचान जाओगे इसका ऑप्शन यही है। तो मेरे साथ बस बने रहिए। अब जैसे इसमें क्या है, कहता है कि द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट, मीन्स मल्टीलिंगुअल नेचर जो इंडियन क्लासरूम है जो मल्टीलिंगुअल तरीके का होता है, इसमें मल्टीलिंगुअल मीन्स कई भाषाएं, बहुभाषी क्लासरूम जिसे बहुभाषी कक्षा बोलते हैं जिसको, तो वो एक रिसोर्स के रूप में यूज किया जाता है। सो दैट क्यों, ताकि उससे क्या हो सके, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, पहला ऑप्शन। दूसरा, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, तो ये तो ज़रूरी नहीं होता है खैर कि जैसे अगर कोई क्लासरूम है तो हर बच्चा एक ही गति से एक ही पेस से सीखेगा, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल, एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरनमेंट, कैसे अपब्रिंगिंग हो रही है, उसका दिमाग कैसा है, कितना वो सीख पाता है, तो सब में हर बच्चा यूनिक होता है ना, अलग अलग। अगर एक ही तरीके से सब सीखने लगे तो फिर सब एक ही जैसे हो जाएं, तो ये तो नहीं होगा। हर बच्चा डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से सीखता है, उसका सीखने के जो पेस होती है वो भी अलग अलग होती है। फिर तीसरा ऑप्शन है चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस। देखो ये तो खैर हो सकता है कि क्या होता है कि बच्चे जब एक क्लास में पढ़ते हैं और वो बहुभाषाई कक्षा है तो वहाँ पे बच्चे कई सारी लैंग्वेज सीखते हैं, ये सही है। क्योंकि जैसे क्या है, मान लो एक बच्चा असम बोल रहा है, एक बच्चा संस्कृत बोल रहा है, एक बच्चा कन्नड़ बोल रहा है, एक तेलुगु बोल रहा है, एक मलयालम बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक हिंदी बोल रहा है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बच्चे बोल रहे हैं तो उसमें बच्चा सीखेगा। जैसे मान लो हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम इंग्लिश सीखेंगे, हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है तो उससे हिंदी सीखेंगे, कोई बच्चा तमिल बोल रहा है तो उससे हम तमिल सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो खैर होता है। फिर चौथा है द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब टीचर की मैंने बताया ना, टीचर का रोल सीटेट में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे सिर्फ फैसिलिटी देना है,
टीचर क्या सीखता है, टीचर क्या करता है, टीचर को कितना नॉलेज है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे टीचर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम फिर से पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो यही है, क्योंकि जैसे जब हर तरीके का बच्चा आ रहा है वहाँ पे, तो वो फील करता है कि वो सिक्योर है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये इंक्लूज़न हो गया। ये इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसमें हर तरीके के बच्चे को हम एक साथ मिल के पढ़ाते हैं। तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन भी हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन इससे भी आते हैं। मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन में कोई बैकवर्ड बच्चा है, कोई किसी तरीके का है, सीखने में कमज़ोर है, हैंडीकैप्ड है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि सारे बच्चे को एक ही क्लास में एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गया एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। अब इसमें देखो कंफ्यूजिंग थे ऑप्शन पहला और तीसरा, लेकिन हमने कहा मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें सीटेट की साइकोलॉजी यूज़ करनी है। हम क्या प्रैक्टिकली करते हैं उससे कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिकल क्या है उससे कोई मतलब नहीं, हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। और पेपर में अगर हम जो सीटेट का जो भी पैटर्न है उसकी उस साइकोलॉजी को अगर ध्यान में रखेंगे, आसानी से पेपर हम कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। अब 143 क्या कहता है, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट्स विद पिक्चर्स, पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड्स विद अल्फ़ाबेट्स इन द एंड। Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? Means he is asking an English textbook for class first start with picture। जैसे कोई बुक है, जनरली क्या होता है कि हम बुक्स पढ़ते हैं और हर क्लास में बुक्स होती हैं प्रेस्क्राइब्ड, और वो बुक जो होती हैं तो उसमें क्या है, देखा होगा मोस्टली जो स्टार्टिंग में चैप्टर रखे जाते हैं वो इजी रखे जाते हैं। वो इसलिए इजी रखे जाते हैं, इसका भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, क्योंकि अगर बच्चा मान लो वो बुक खोल रहा है, वो बुक पढ़ रहा है और उसने जैसे पहला चैप्टर खोला और पहला ही चैप्टर बहुत टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। वो पहले ही वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहेगा कि कितना टफ चैप्टर है, तो पहले ही वो थोड़ा सैटर्ड हो जाएगा, उसकी फीलिंग्स या मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाएगा कि अरे इतना टफ सिलेबस। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये एक अप्रोच होती है कि स्टार्टिंग में पहले सिंपल चीज़ें रखी जाती हैं, फिर उससे हम ऊपर उठते हैं, बढ़ते हैं ऊपर। ठीक है, एक ये अप्रोच होती है। दूसरी अप्रोच, पहले हमने टफ रख दिया फिर धीरे धीरे हम इजी 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 कर रहे हैं, एक ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये अप्रोच है डिफरेंट टाइप्स की। तो ये कहते हैं कि एक कोई बुक है टेक्स्ट बुक, उसमें फर्स्ट कक्षा क्लास फर्स्ट की, जिसमें पिक्चर्स हैं स्टार्टिंग में, पोएम्स भी हैं, स्टोरीज भी हैं, एंड एंड्स विद अल्फ़ाबेट्स इन द एंड। लेकिन लास्ट का जो चैप्टर है वो अल्फ़ाबेट्स से एंड होता है। तो विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागॉजी? कौन सी अप्रोच है ये? तो देखो यहाँ पे क्या है कि बच्चे को पढ़ाना क्या है, उसको पहले इन्होंने पिक्चर्स दिखाई, पोएम्स पढ़ाई, फिर स्टोरीज़। अब बच्चा जो है वो क्लास फर्स्ट में है, तो पहले उसको क्या सिखाया जाता है, अल्फ़ाबेट्स। पहले क्या सिखाया जाता है, अल्फ़ाबेट। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, तो ये हो गया स्टार्टिंग में ही उन्होंने टॉप चीज़ें रख दी, टॉप डाउन। ओके, इन्होंने क्या किया, टॉप डाउन अप्रोच होगा, स्टार्टिंग में टॉप चीज़ें रख दी, फिर उसके बाद ये डाउन आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट बाद में है। मीन्स अब उसको स्पेसिफिक क्या सिखाना है, अल्फ़ाबेट्स, लेकिन पहले ये जनरल चीज़ें सिखा रहे हैं। ओके, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि पहले हम जनरल चीज़ें जनरल जो भी होता है वो ब्रॉड होता है, हमेशा याद रखना। स्पेसिफिक क्या होता है, वो स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, तो वो छोटी कोई चीज़ होगी, पर्टिकुलर कोई चीज़ होगी, कोई पर्टिकुलर टॉपिक होगा, स्पेसिफिक। अब यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है, अल्फ़ाबेट्स। बच्चे के लिए अल्फ़ाबेट्स स्पेसिफिक हैं, तो स्पेसिफिक ये बाद में ला रहे हैं, तो पहले जनरल चीज़ें इसको बता रहे हैं। जनरल हमेशा ब्रॉड होती हैं,
तो इन्होंने पहले डिफ़िकल्ट चीज़ें रख दी, पिक्चर्स, पोएम्स एंड स्टोरीज, तो ये टॉप हो गया। और लेट सबसे बाद में इन्होंने रखा है अल्फ़ाबेट्स, जो कि डाउन हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, टॉप डाउन अप्रोच। टॉप से चले, डाउन आए फिर नीचे। और फिर ये जो और भी ऑप्शन देखते, दूसरा ऑप्शन है बॉटम अप। बॉटम अप जब जस्ट इसका उल्टा होता है। ये क्या होता है, बॉटम अप ये स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। पहले स्पेसिफिक चीज़ मीन्स अल्फ़ाबेट सीखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ाएंगे चीज़ों को। तो ये होता है, मान लो पहले स्पेसिफिक चीज़ सीखी, फिर उसको हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं, एक्सपेंड करते जा रहे, फिर वो जनरल हो जाता है, जनरल चीज़। तो ये होता है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच होगी नहीं, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में होता है। इलेक्टिक अप्रोच ये भी होंगी नहीं, ये भी बड़ी क्लासेस में होता है। यहाँ पे बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच, इन्हीं में से ये क्या होगा, टॉप डाउन अप्रोच ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं जो कि है वाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट ए चाइल्ड has repeatedly made some errors in writing, such as reverse image as B as D and M as W. The child is showing the signs of. तो यहाँ पे कह रहा कि जब एक टीचर एक नोटबुक चेक कर रहा है, तो वो देखता है कि एक बच्चा जो रिपीटेडली, लगातार, बार बार सेम गलतियाँ कर रहा है। और कैसी गलतियाँ वो कर रहा है, जो इमेजेस हैं उनको समझने में। मीन्स सपोज दैट जो बी है उसको डी लिख रहा है, एम है उसको डब्लू लिख रहा है। तो ये गलतियां वो कर रहा है, या डब्लू को एम लिख रहा है, या डी को वो बी लिख रहा है, क्योंकि ये सिमिलर हैं लेकिन ये रिवर्स, उनको उल्टा कर दे रहा है। तो ये क्या दिखाता है, इससे क्या पता चलता है कि कौन क्या है ये। पहला ऑप्शन है लर्निंग प्रेफरेंसेस, दूसरा ऑप्शन है लर्निंग स्टाइल, ये बच्चे की कौन सी स्टाइल हो गई भाई। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी, फिर लर्निंग डिफरेंसेस। तो लर्निंग डिफरेंसेस भी नहीं, लर्निंग डिफरेंसेस कहाँ पे होते हैं, जब बच्चे क्लास में वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो उनको लर्निंग डिफरेंसेस बोलते हैं। तो ये एक ही बच्चा ऐसी गलतियाँ कर रहा है, तो ये क्या उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। थर्ड ऑप्शन हमारा हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब इतना बड़ा लिख दिया, जो है पता चला कैंडिडेट पढ़ के ही डर जाता है, ये इतना बड़ा क्या ये लिख दिया, बहुत डिफ़िकल्ट। लेकिन होता नहीं डिफ़िकल्ट, बस ज़रूरत होती है उसको सही से पढ़ने की। आप उसको सही से पढ़िए और फिर समझने की कोशिश करिए। वो केवल डराने के लिए लिख देते हैं बड़ी बड़ी चीज़, पूछते हो छोटी सी चीज़ ही है। तो फिर इसमें क्या है, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड गेस्चर्स टू क्लास थर्ड स्टूडेंट। After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? Means एक टीचर है जो बच्चे को एक स्टोरी एक्शन और गेस्चर के थ्रू बता रहा है या बता रही है। मीन्स एक्चुअली होता है कि प्राइमरी में बता रही है ही होता है। मोस्टली जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें देखना वो शी वर्ड ही यूज करते हैं, वो मतलब फीमेल को ही यूज करते हैं। तो अ टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शन एंड गेस्चर्स। मीन्स एक्शन और गेस्चर को वो करके मतलब स्टोरी को बता रही है, मीन्स वो बोल नहीं रही। टू क्लास थर्ड स्टूडेंट, अब बच्चे किस क्लास के हैं, क्लास थर्ड के हैं। आफ्टर दिस सी आस्क्ड देम, जब वो ये अपना एक्शन या ये जो वर्क वो कर रही है वो इसको फिनिश कर लेती है, फिर बोलती है आस्क देम टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप्स। मीन्स ग्रुप में बोलती है आप लोग ग्रुप में हो जाइए और इस पर एक पिक्चर ड्रा करिए। मीन्स आस्क देम टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द स्टोरी, इस स्टोरी पर पिक्चर ड्रा करिए। वाई डू यू थिंक सी आस्क देम टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द स्टोरी। तो वो ऐसा क्यों करवाती है, क्यों वो पिक्चर ड्रा करवाती है इस स्टोरी पे जो उसने अभी जस्ट एक्शन और गेस्चर के थ्रू बताई। पहला ऑप्शन, सी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल। अब लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज में कलर और ड्राइंग कहाँ से आ गया, गलती कभी मत करना, ऑप्शन नहीं होगा। बात लैंग्वेज की हो रही तो हमें मोस्टली लैंग्वेज को देखना है। तो सी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स, नो। सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो सी इंगेज देम इन ड्राइंग, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये ऑप्शन, क्योंकि हमें केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता है, हमें क्या है सिलेबस
अलग जाए, हमें बच्चे को नॉलेज देना होता है, बच्चे को सही तरीके से समझाना होता है, वो कुछ सीख सके। सिलेबस कवरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर सी वांटेड टू असेस देयर कंप्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, वो चाहती थी कि बच्चे क्या जो उसने स्टोरी समझाई है उसको वो समझ पाए हैं, उसको एसेस करना। एसेस मीन्स असेसमेंट, मूल्यांकन, जांचना उनकी एबिलिटी को। फिर सी वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग, तो ये भी नहीं, पार्टिसिपेशन का क्या मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट, क्योंकि वहाँ पे उसका मेन जो मोटो है, हालांकि ये ऑप्शन कहीं कहीं मतलब फिट बैठेगा लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि वो इसलिए उसने ये एक्टिविटी और गेस्चर वाला करवाया और फिर उसने टास्क दिया ताकि वो ये जान सके कि बच्चे जो है सी उनको उस स्टोरी को समझ पाए हैं जो वो ड्रा करेंगे। तो सी वांटेड टू असेस देयर कंप्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, दैट इज appropriate option here. Now we are moving in the next question, that is 146. 146 is active vocabulary consists of words which are active vocabulary means active vocabulary। अब एक्टिव क्या होता है, जो काम हम रेगुलरली करते हैं ना उसको एक्टिव बोलते हैं, ये नहीं पैसिवली हम बैठे रहें। एक्टिव क्या होता है, जो पर्सन हो या कोई भी हो एक्टिव रहे। अब यहाँ पे एक्टिव वोकेबलरी क्या है, यूज्ड अकेजनली, ऐसी वोकेबलरी जो कभी कभी यूज हो। डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, इसका तो मतलब ही नहीं है डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस का, जो मतलब उच्चारण करने में जिसमें कठिनाई हो। यूज्ड फ्रीक्वेंटली, फिर है फोर्थ फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, तो जो एक्टिव होगी वो बार बार यूज़ होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यूज्ड फ्रीक्वेंटली। एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, हम बार बार पढ़ रहे हैं, वही स्टोरी में वही वर्ड्स लगभग आ रहे हैं, मिलते जुलते वर्ड्स बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो वो एक्टिव वोकेबलरी उसको बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 147, दैट इज़ द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा आता है, इवन टेट में आएगा, हर जगह आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम पोएट्री पढ़ते हैं तो इसका सीधा मतलब है द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज़ इन्जॉय एंड अप्रिसिएशन होता है। ये चीज़ याद रख लो, क्योंकि पोएम जो वैसे तो लिटरेचर ही पूरा एस्थेटिक होता है। एस्थेटिक क्या, जो आर्ट से रिलेटेड हो, और आर्ट क्या होती है, जो हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को अराउज करती है। मीन्स कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को, हमारे जो अंदर जो भी फीलिंग्स हैं उनको इन्जॉय एंड अप्रिसिएट करती है, वो हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। पोइट्री का एम यही होता है। तो इसमें सीधा सीधा ऑप्शन हो गया, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। वोकैबुलरी डेवलपमेंट इसका कोई मतलब है नहीं पोइट्री से, वो तो किसी में भी होगा, चाहे पोइट्री हो चाहे जो, लेकिन यहाँ पे मेजर एम पूछ रहे हैं ना, मेजर क्या होता है, तो मेजर एम में इन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन ही होगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, इतना उस पर पोइट्री में फोकस नहीं करता, उसके लिए प्रोज ही काफ़ी है या ग्रामर अलग से काफ़ी है। मेकिंग लर्नर्स टू बिकेम पोएट्स, तो पोएट्स वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इसका पढ़ने से मतलब पोइट्री पढ़ाने से इसका क्या मतलब है। तो मेन है इन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, और ये तो याद कर लो, ये तो हमेशा आता है, इन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन होता है पोइट्री में। फिर है मॉर्फीम। अब मॉर्फीम क्या होता है इन्होंने पूछा। मॉर्फीम इज, पहला ऑप्शन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, तो ये तो होता है तुम्हारा लेटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, तो फिर दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग। फिर चौथा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए फ्रेज। तो अब इसमें क्या है, मॉर्फीम याद कर लो, मॉर्फीम क्या होता है। मॉर्फीम हमेशा एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। मीन्स अगर कोई वर्ड लिखा है तो उसको ऐसा, उसका मीनिंग सबसे छोटा मीनिंग जिसके बाद वो बिल्कुल ही तोड़ा ना जा सके, उसको हम मॉर्फीम बोलते हैं। मॉर्फीम है, फोनीम है, ये सारी चीज़ें इसमें आती रहती हैं। ये सब क्या होते हैं, तो ये सिलेबल है। तो मॉर्फीम, फोनेम क्या होता है, फोनेम में मीनिंग नहीं होती, वर्ड जो है उसको हम डिवाइड करते हैं, मीन्स वो प्रोनाउंसिएशन का होता है फोनेम वर्ड। ओके,
फिर अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here, learner's language is used in teaching English as a means a teacher of class second uses learner's knowledge means एक second class की teacher है वो लर्नर की मीन्स स्टूडेंट की लर्नर की लैंग्वेज को या उसके नॉलेज को यूज करती किस रूप में टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग उसको ब्रिज के रूप में वो यूज करती है मीन्स एक बीच में पुल मीन्स वो उसके थ्रू उसको सिखाना चाहती है इंग्लिश भी मतलब उसकी ऑन लैंग्वेज से मदर लैंग्वेज से या उसका जो नॉलेज है पहले का उसी की हेल्प से वो उसको सेकेंड लैंग्वेज भी सिखाना चाहती है तो वो इसको एक ब्रिज के रूप में यूज करती है। ब्रिज क्या होता है हम एक क्रॉस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ब्रिज क्या होता है हमारी हेल्प करता है ना। फिर हेयर लर्नर्स लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज है तो यहाँ पे जो लर्नर की लैंग्वेज है उसको किस तरीके से यूज किया गया है सीधा सीधा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और कई बार आ चुका है कई बार हम ही बता चुके हैं यहाँ पे। तो जब भी ऐसी कहीं भी बात हो तो वो हमेशा रिसोर्स होता है उसको एज ए रिसोर्स यूज किया जाता है तो इसका ऑप्शन रिसोर्स हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 150 रटने वाला है इसमें कुछ बताना नहीं है। BICS बिक्स स्टैंड्स फॉर तो बिक्स किसका मतलब क्या है तो सीधा सीधा हम इसमें ऑप्शन बता रहे हैं बिक्स का मतलब है तो रटने वाला क्वेश्चन चौथा है जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो ये रहा आज का सेशन। एक्चुअली हम क्या करेंगे ऐसे ही पेपर सॉल्व करेंगे सारे। अभी ये तो 2019 दिसंबर का पेपर था प्राइमरी का। अब इसमें मैंने दोनों लैंग्वेज मीन्स 15 क्वेश्चन जो उसके थे जो पहली लैंग्वेज थी और 15 ये सेकंड लैंग्वेज के इंग्लिश के ये दोनों हमने बता दिए। पिछला वीडियो है उसको भी देख सकते हो उसमें भी मैंने कुछ जो स्टार्टिंग में कैसे समझना वो डिस्क्राइब किया ना कि यहाँ भी डिस्क्राइब कर दिया है। फिर उसके बाद अब हम कोशिश करेंगे ये प्राइमरी का था अब नेक्स्ट सेशन जो बनाएंगे वो जूनियर का जो मीन्स 6 to 8 होता है। और अब एक चीज़ ध्यान रखो अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि टेट एंड सीटेट जो हैं वो अप टू 12th हो गए हैं उनका लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ज़रूरी है वो आपको पास करना अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टेट एंड सीटेट कंपलसरी हो गया है। तो उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करिए और ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चाहिए। मेन चीज़ है यहाँ पे समझना पर्सपेक्टिव को कि एक टीचर का रोल क्या अब हो गया है एक बच्चे का क्या है तो बच्चे को कैसे सिखाना है क्या करना है उसको केवल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे और हमेशा हम वीडियो लाते रहेंगे और जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो इसके लिए अगर वो आपके पास पहुँचे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो। अदरवाइज ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मोटो है इनको जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं उनको उन तक पहुंचाना ताकि वो भी थोड़ा समझ सके क्योंकि लोग बोलते रहते हैं हमसे कि सर आप वीडियो बनाइए इन पे तो बस इसीलिए मैं लेकर आया हूँ इन सब चीज़ों को। तो इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।